हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विक्टोरियन एज, जिसका की ड्यूरेशन है 1837 टू 1901। तो आइए जानते हैं इस एज के मेजर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। रोमांटिसिज्म 1798 to 1837 came to an end as Queen Victoria became the Queen of England in 1837 at the age of 18 years। जो रोमांटिक एज था वो ख़त्म हो गया जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी बनी 1837 ईस्वी में अपनी 18 वर्ष की आयु में। Some people believe that Romanticism came to an end in 1850 with Wordsworth's death। कुछ लोगों का मानना था कि जो रोमांटिक एज है वो ख़त्म हुआ 1850 में जब वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई। द नेम ऑफ द पीरियड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रॉयल मोनार्की क्वीन विक्टोरिया। इस पीरियड का जो नाम है वो क्वीन विक्टोरिया के नाम पे पड़ा। द टर्म विक्टोरियंस इवोक द एटीट्यूड ऑफ मोरल अर्नेस्टनेस। Change in social conditions with 1832 Reform Act, 1837 Chartist Act, industrialization, colonial attempts of England। सोशल कंडीशन में काफ़ी सारे चेंज आए। 1832 रिफॉर्म एक्ट, 1837 चार्टिस्ट एक्ट और औद्योगिकरण और कॉलोनियल अटेम्प्ट के कारण। इंग्लैंड अटेम्प्ट्स टू सेटल कॉलोनीज फॉर द सेक ऑफ रिसोर्सेस, मटेरियल एंड लेबर। इंग्लैंड ने जो है वो कॉलोनी अटेम्प्ट की ताकि उसे रिसोर्स मिले, मटेरियल मिले और फ्री का लेबर मिले। 1837 to 1901 टाइमिंग इज द मोस्ट फ्रूटफुल ईयर्स ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। ये जो विक्टोरियन एज का जो टाइमिंग है यह काफ़ी फ्रूटफुल ईयर था इंग्लिश हिस्ट्री का। इंग्लैंड वाज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकेम अ सुपर पावर हैविंग मोर देन 50 प्लस कॉलोनीज और बिग पैचेज ऑफ लैंड लाइक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड जो था वो वर्ल्ड के टॉप पे था और ये एक सुपर पावर बन चुका था। इसके पास 50 से ज़्यादा कॉलोनीज थे। द ग्रेट एग्जीबिशन, इट हैपेंड इन 1851 इन क्रिस्टल पैलेस विच वाज डिज़ाइंड बाय जोसेफ पैक्सटन। जो ग्रेट एग्जीबिशन है वो 1851 में हुआ क्रिस्टल पैलेस में, जिसे कि डिज़ाइन किया गया था जोसेफ पैक्सटन के द्वारा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रिस्टल पैलेस एग्जीबिशन। दिस वाज द एग्जीबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। यह जो प्रदर्शनी था वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का था। ऑल द ग्रेट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड थ्रू आउट ब्रिटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड वर पब्लिश्ड। इस पीरियड के दौरान जितने भी ग्रेट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुए थे पूरे ब्रिटेन में, वो सारे इस एग्जीबिशन में लाए गए थे। इट डिनोट्स द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। यह ब्रिटेन के उद्योग को दिखाता था। एज ऑफ टर्ब्यूलेंस, द चेंज इन साइंस एंड रिलीजन। इस समय बदलाव आया था साइंस में और रिलीजन में। दिस वाज द टाइम ऑफ वेरियस चेंजेस ऑन वेरियस ग्राउंड्स। इस समय काफ़ी सारे बदलाव आए। दे वर द मोस्ट हैपनिंग पीपल। रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज और विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। इट इज ऑल्सो नोन एज रिलीजन वर्सेस साइंस। विक्टोरियंस वर डीलिंग विद अ प्रॉब्लम नोन एज रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज। विक्टोरियन जो है वो एक समस्या से डील कर रहे थे जिसका कि नाम था विक्टोरियन रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज। अ लॉट ऑफ यंग पीपल लॉस्ट देयर फेथ इन गॉड। जो यंग पीपल थे वो अपना जो फेथ है गॉड में वो खो चुके थे। एंड लॉट ऑफ ओल्ड पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देयर ओन फेथ। और जो ओल्ड पीपल थे वो अपने ही फेथ पे क्वेश्चन कर रहे थे। पीपल थॉट दैट वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, और मे बी वी वाइट पीपल आर द गॉड। लोग सोचने लगे कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं भी करते हैं, या वही लोग जो वाइट पीपल हैं यही लोग गॉड हैं। बिकॉज दे कंट्रोल द वर्ल्ड, क्योंकि वो लोग पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे थे। सो दे थॉट दैट वी आर फार बेटर देन एनीथिंग एल्स। तो उन्हें ऐसा लग रहा कि वो बाकी सभी चीज़ों से बेटर हैं। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज इज एन एक्सप्रेशन फर्स्ट यूज बाय डेविड सेसिल। ये जो टर्म है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज ये पहली बार यूज़ किया गया डेविड सेसिल के द्वारा। एज विटनेस द क्लैश बिटवीन फेथ एंड रीजन। यह एक क्लैश था फेथ और रीजन के बीच। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट वाज द टाइम ऑफ हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन विच रिजल्टेड इन ग्रेट अनएम्प्लॉयमेंट। यह हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था जिसका रिजल्ट हुआ कि काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। बिकॉज द रिच पीपल bought slaves from their colonies like India and Africa
एंड दीज स्लेव्स वर नॉट गिवन सैलरीज, क्योंकि जो अमीर लोग थे वो स्लेव खरीद ले रहे थे अपने कॉलोनीज से, जैसे कि इंडिया और अफ्रीका, और इन स्लेव्स को सैलरी नहीं दी जाती थी. सो द वाइट पुअर क्लास और द लेबर क्लास ऑफ इंग्लैंड बिकेम अनएम्प्लॉयड एंड वेरी पुअर. तो इससे जो गरीब वाइट पुअर क्लास जो थे, गरीब पुअर क्लास, और जो लेबर क्लास थे इंग्लैंड के, वो बेरोजगार हो गए और वो काफ़ी गरीब हो गए. बिकॉज ऑफ द रेस ऑफ हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन द कंडीशन ऑफ सोसाइटी बिकेम वर्स. इसके कारण सोसाइटी का कंडीशन जो है वो बहुत बुरा हो गया. इवन द वुमेन वर फोर्स्ड टू वर्क बिकॉज अ लॉट ऑफ लेबर वॉज अवेलेबल. सो द लेबर प्राइस वेंट टू वेरी चीप लेवल. इससे क्या हुआ कि मजबूरी में जो है महिलाओं को भी काम करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मजदूर अवेलेबल थे, जिसके कारण जो था लेबर प्राइस जो था वो काफ़ी सस्ता हो गया था. So even the married women and 8-month pregnant women were supposed to work for 8 to 10 hours and the salary was given to their husbands. इससे मैरिड वीमेन और जो कि 8 मंथ प्रेग्नेंट वीमेन थी उन्हें भी काम करना पड़ा 8 to 10 आवर्स, और सैलरी उनको नहीं बल्कि उनके हस्बैंड को दी जाती थी. Colonization. This was the time when England controlled more than 50 plus big countries and 700 plus islands. So England became very superfluous, very rich. The army was involved in settling colonies. इस समय में इंग्लैंड के पास 50 से ज़्यादा कंट्री थे जिसे, और 700 से ज़्यादा आइलैंड थे जिसे उसने अपना कॉलोनी बना लिया था, और इससे इंग्लैंड काफ़ी अमीर हो गया था. और इसकी आर्मी जो थी वो लगी हुई थी कॉलोनी सेटल करने में, ताकि वो और बढ़ा सके कॉलोनी की संख्या. Colonies provided England with a lot of laborers and the colonies became the consumer market for the manufactured goods. कॉलोनी बनाने से इन्हें फ्री का लेबर मिल गया, लेबर क्लास, और इससे ये अपने बने हुए प्रोडक्ट्स को भी वहाँ बेच सकते थे, जिससे इन्हें कंज्यूमर मार्केट मिल गया. नेक्स्ट है राइज ऑफ साइंस. चार्ल्स डार्विन केम अप विथ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इन 1859 which gave the theory of survival of the fittest and theory of natural selection. चार्ल्स डार्विन ने अपनी 1859 में जो पुस्तक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इसमें उन्होंने दो थ्योरी दी. थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, एंड थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन. बिफोर डार्विन गेव द थ्योरी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिलीविंग दैट लाइफ मस्ट हैव बीन क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल बीइंग और गॉड, सो इट चेंज द वर्ल्ड व्यू ऑफ द पीपल. डार्विन के इस थ्योरी के देने से पहले जो लोग हैं वो हज़ारों सालों से यही मानते आ रहे थे कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो किसी सुपर नेचुरल बीइंग के द्वारा या तो फिर गॉड के द्वारा क्रिएट की गई थी. तो फिर जैसे ही ये खोज हुआ, इससे लोगों के जो है वो वर्ल्ड व्यू काफ़ी चेंज हो गया, उनका दृष्टिकोण बदल गया. चार्टिज्म. अ मूवमेंट स्टार्टेड फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स. एक यह मूवमेंट है जो कि स्टार्ट हुआ था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के लिए. It happened in 3 phases: 1839, 1842 and 1848. यह 3 फेज में हुआ, 1839, 1842 and 1848. नेक्स्ट है ईयर ऑफ रिवोल्यूशन 1848. In this year a lot of revolution happened throughout Europe, beginning in Sicily, spreading to France, Germany, Italy. इस साल में पूरे यूरोप में कई सारे आंदोलन हुए, जो कि शुरू हुआ सिसिली से और यह फैल गया फ्रांस, जर्मनी और इटली तक. ऑल दीज रिवेलियंस इंडेड इन फेल्योर. यह सभी जो क्रांति थी ये लास्ट में फेल ही हो गई. एंड इन रिप्रेशन. इट स्प्रेड डिसइल्यूजनमेंट एमंग लिबरल्स. was Crimean War issue with Ireland, and facing various revolution by the colonies like 1857 in India. इस टाइम पे इंग्लैंड को काफ़ी सारे युद्धों का सामना करना पड़ा, जैसे कि क्रीमियन वार, इंग्लैंड के साथ उसका इशू, और कई सारे कॉलोनीज़ में जो रिवोल्यूशन हो रहे थे, जैसे कि 1857 में इंडिया में हुआ था. नेक्स्ट है ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म. विक्टोरियन पीपल वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो विक्टोरियन लोग थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, ऑप्टिमिस्टिक पीपल एंड पेसिमिस्टिक पीपल. Optimistic people, they were the people thinking that we are the white people, we are the superior and better, so we controlling the world. Optimistic people means आशावादी लोग. ये वो लोग थे जो सोच रहे थे कि ये लोग वाइट हैं, ये लोग सबसे बेटर हैं और ये लोग सबसे सुपीरियर हैं, और ये लोग वही लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं.
दूसरे थे पेसिमिस्टिक पीपल, मीन्स निराशावादी पीपल. They thought that what is happening around them, they got confused, nervous about what happened, and all of a sudden how things got advanced. Because they were habitual of a normal life in romanticism. So great old people got pessimistic and frustrated. उन्हें लगने लगा कि उनके चारों ओर क्या हो रहा है, कि अचानक से औद्योगिक क्रांति आ गई. इससे ये क्या हुआ, ये कंफ्यूज हो गए, नर्वस हो गए कि अचानक से इतना चेंज कहाँ से आ गया, अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया, इतनी चीज़ें इतनी एडवांस कैसे हो गई. क्योंकि उन्हें रोमांटिसिज्म जो रोमांटिक एज में था वो नॉर्मल लाइफ की आदत पड़ चुकी थी. इससे क्या हुआ कि जितने भी पुराने लोग थे उनमें पेसिमिस्टिक का भाव आ गया और वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए. ऑक्सफोर्ड मूवमेंट और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, इट बिगिन इन द 1830s. यह 1830 के दशक में स्टार्ट हुआ था. द मेंबर्स ऑफ द मूवमेंट आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. जो इस आंदोलन के जितने भी मेंबर्स थे वो मोस्टली जो थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से जुड़े हुए थे. द मूवमेंट वाज नोन एज Tractarianism after its series of publications, the Tracts for Time, published from 1833 to 1841. It was a series of 90 theological publications published by members of the Oxford movement. इन्होंने काफ़ी सारे ट्रैक्ट्स पब्लिश किए 1833 टू 1841 के बीच, जिसके कारण इन्हें ट्रैक्टेरियनिज्म भी कहा जाने लगा. ये एक सीरीज़ था 90 थियोलॉजिकल पब्लिकेशंस का, जो कि पब्लिश किया गया था मेंबर्स के द्वारा जो कि जुड़े हुए थे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से. एज द यंग पीपल लॉस्ट फेथ इन गॉड और रिलीजन, Victorian age senior writers and thinkers, the professors of theology, thought that it is mandatory to bring the youth to religion. So they started the Oxford movement or Tractarianism movement. ऐसा हुआ कि साइंस आ जाने के कारण कई सारे जो यंग पीपल थे उन्होंने अपना फेथ जो है वो लॉस्ट कर दिया था, खो दिया था गॉड के प्रति और रिलीजन के प्रति. तो विक्टोरियन एज के जो सीनियर राइटर्स थे और जो थिंकर्स थे और जो प्रोफेसर्स थे थियोलॉजी के, उन्होंने यह सोचा कि आवश्यक है कि यूथ को जो है वो वापस लाया जाए अपने रिलीजन में. तो इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. लिटरेचर, a lot of writers go for crime fiction novel, so Victorians started celebrating crime fiction novel, also known as Newgate fiction novels. कई सारे राइटर थे, उन्होंने इस टाइम पे क्राइम फिक्शन नॉवल या न्यूगेट फिक्शन नॉवल लिखना स्टार्ट किया और विक्टोरियन लोगों ने इसे पसंद किया और इस दौरान यह काफ़ी फेमस हुआ. बेंजामिन डिज़रेली started a group called Silver Folk School. This was a group of writers who were writing about the aristocratic class and the rich people. बेंजामिन डिज़रेली ने एक ग्रुप स्टार्ट किया जिसका कि नाम था सिल्वर फॉर्क स्कूल, और यह एक राइटर का ग्रुप था जो कि लिखता था एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लिए और या तो अमीर लोगों के लिए. और इसके द्वारा जो लिखे गए जो नॉवेल्स थे उसे कहा जाता था सिल्वर फॉर्क नॉवेल्स. विक्टोरियंस वर इक्वली रिच एंड वेरी पुअर. जो विक्टोरियन लोग थे उसमें दो टाइप के लोग थे, जो कुछ लोग काफ़ी अमीर थे और कुछ लोग काफ़ी गरीब थे. बेंजामिन डिज़रेली इन हिज फेमस नॉवेल सिविल टॉक्ड अबाउट टू नेशंस. He said England is having two nations inside, which is very poor and which is very rich. तो बेंजामिन डिज़रेली ने एक अपना फेमस नॉवेल लिखा सिविल, जिसमें उन्होंने बताया टू नेशन के बारे में जो कि इंग्लैंड के अंदर था. एक जो था वो काफ़ी अमीर लोगों का था और एक जो था वो काफ़ी गरीब लोगों का था. नेक्स्ट टाइप का जो नॉवेल है वो है द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड लिटरेचर. इट रेफर्स टू द लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड डिपिक्टिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ द लेबर क्लास. ये जो इस टाइप के जो लिटरेचर थे वो लेबर क्लास के जो कितनी दुर्दशा थी इसके बारे में दिखाते थे. द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द जनरल फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड इन द लिटरेचर ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द विक्टोरियन era. दे स्टडीड मेलंकोली एंड एस्थेटिसिज्म. जो लिटरेचर थे विक्टोरियन एज के जो लास्ट डिकेड में लिखे गए थे उसमें वो मेनली मेलंकोली और एस्थेटिसिज्म के बारे में स्टडी कर रहे थे. नेक्स्ट है इटालियन रेनेसां. This was also the time of Italian Renaissance which inspired Victorians.
इस टाइम पे इटालियन रेनेसां ने काफ़ी इंस्पायर किया विक्टोरियन राइटर्स को। इट डील्स विथ आर्ट, क्राफ्ट, एस्थेटिसिज्म एंड कल्चर। यह डील करता है आर्ट से, क्राफ्ट से, एस्थेटिसिज्म से और कल्चर से। इट इंस्पायर्ड रॉबर्ट ब्राउनिंग, लेडी ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड along with the most happening group of Victorians, the Pre-Raphaelite। इसने इंस्पायर किया रॉबर्ट ब्राउनिंग को, लेडी ब्राउनिंग को, मैथ्यू आर्नल्ड को और जो सबसे हैपनिंग ग्रुप था द प्री रैफेलाइट ग्रुप, इसे भी। धन्यवाद।